बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, होप्स हो कि आप सबको अपने असाइनमेंट्स के टॉपिक्स मिल गए हैं। कोई ऐसा बच्चा जो अभी तक एब्सेंट है और उसको पता ही नहीं उसके आसपास क्या हो रहा है और उसको अभी तक टॉपिक नहीं मिला, वो जल्द से जल्द ग्रुप में मैसेज करे और अपना टॉपिक लेके अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करे। तो आज हम जिस लेक्चर को स्टार्ट कर रहे हैं ये है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन इन एम्फीबिया। तो अल्लाह का नाम लेके इसको स्टार्ट करते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर बाकायदा ऑस्मोरेगुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं जिनको किडनीज कहा जाता है। तो ये इनकी डॉर्सल साइड के ऊपर यानी कि इनकी कमर वाली साइड के ऊपर पाए जाते हैं और उसके साथ से ये जो डक्ट ट्यूब यानी कि डक्ट को ट्यूब कहते हैं वहाँ से निकल के क्लोएका तक जाता है। और एक इसके अंदर स्टोरेज स्ट्रक्चर होता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं। क्लोएका का निचला पोर्शन थोड़ा सा आगे को एक्सटेंड होकर फैल जाता है जिसको यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है। इसका काम होता है मेंढक के अंदर जो नाइट्रोजनस फेस यानी कि उसका यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको टेम्परेरीली स्टोर करना और फिल हो जाने पे उसको बाहर एक्सक्रीट करना। तो मेंढक का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो आप लोगों ने पिछली क्लासेस में एफएससी में प्रैक्टिकल में बड़ी डिटेल से बनाया हुआ है, तो वो वही है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो इसके अंदर बनते हैं या तो ये अमोनिया होता है या फिर यूरिया होता है। तो वो वाले एम्फीबियंस जो फ्रेश वाटर के अंदर रहते हैं वो इसको अमोनिया को बग़ैर कन्वर्ट किए अमोनिया की फॉर्म में ही एक्सक्रीट करते हैं। तो अमोनिया प्रोटीन्स के ब्रेकडाउन से बनता है। प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड होते हैं, अमाइनो एसिड के अंदर अमाइनो ग्रुप होता है। जब प्रोटीन को डाइजेस्ट किया जाता है तो इसका अमाइनो ग्रुप रिमूव कर दिया जाता है ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म स्टेजेस। तो रिमूवल ऑफ अमाइनो ग्रुप इसको डी एमिनेशन या डी अमाइनेशन कहा जाता है। तो वो अमाइनो ग्रुप जो बच जाता है वही नाइट्रोजनस वेस्ट है जो कि अमोनिया की फॉर्म में होता है और उसको फिर बॉडी से बाहर एक्सक्रीट किया जाता है। चूँकि ये पानी में रहने वाले एम्फीबियंस उसको एज इट अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट करते हैं, इसलिए इनकी कोई भी एनर्जी उसको कन्वर्जन में खर्च नहीं होती। जैसे ये बनता है साथ ही सराउंडिंग वाटर के अंदर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, यानी कि ये प्रोसेस वही है जो आपने पीछे फिशेस में पढ़ा था। इसके बरक्स दूसरे एम्फीबियंस जो पानी की निस्बत अपना ज़्यादातर वक्त खुश्की के ऊपर गुजारते हैं तो वो फिर अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट करके यूरिया के अंदर चेंज करते हैं। कन्वर्जन का काम लिवर करता है और इसके ऊपर अच्छी खासी एनर्जी भी खर्च होती है। तो यूरिया अमोनिया की निस्बत कम ख़तरनाक होता है, फिर भी इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर पानी चाहिए। लेकिन अमोनिया के बरक्स यूरिया को कुछ टाइम के लिए बॉडी में स्टोर किया जा सकता है, ये बॉडी टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ नहीं होता। अमोनिया को बॉडी में रोक के नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये विद इन नो टाइम बॉडी टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ होना शुरू हो जाता है, हाईली टॉक्सिक है और लीथल है, इससे डेथ हो जाती है। इसके अलावा कुछ ऐसे एम्फीबियंस भी हैं जिनके अंदर डबल मैकेनिज़्म है, यानी कि जब वो पानी के अंदर होते हैं तो तब अपने नाइट्रोजनस वेस्ट को कन्वर्ट किए बगैर एज इट अमोनिया की फॉर्म के अंदर ही एक्सक्रीट करते हैं। लेकिन वही सेम एनिमल जब खुश्की पे आ जाए तब उसको कन्वर्ट करता है और यूरिया में चेंज करके फिर उसको एक्सक्रीट करता है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। उसके बाद अगली चीज़ आती है ऑस्मोरेगुलेशन। तो एम्फीबियंस को फेस किया जाने वाला एक बड़ा प्रॉब्लम ऑस्मोरेगुलेशन उसका है, मतलब कि वाटर सॉल्ट्स आयंस इनका बैलेंस रखना। तो एम्फीबियन अगर पानी के अंदर भी रह रहे हैं तो तब भी इनको सेम ऑस्मोरेगुलेटरी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं जैसे कि पीछे आपने फ्रेश वाटर फिशेज़ वाले पढ़े थे
यानी कि बॉडी में साल्ट्स की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, सराउंडिंग वाटर में कम है। एज अ रिज़ल्ट ऑफ विच बॉडी के अंदर से साल्ट बाहर मूव करना शुरू करते हैं और पानी ऑस्मोसिस के थ्रू बॉडी के अंदर आना शुरू हो जाता है। और इससे बचने के लिए फिर ये बिल्कुल पानी नहीं पीते और साल्ट्स को रीअब्जॉर्ब करने के लिए इनके अंदर एक्स्ट्रा मैकेनिज़्म पाए जाते हैं। तो एम्फीबियंस के अंदर भी ऐसे ही होता है, जो एक्स्ट्रा वाटर अंदर आ रहा है और आयंस वेस्ट हो रहे हैं, उससे बचने के लिए इसकी जो किडनीज़ हैं ये एक्स्ट्रा वर्क करती हैं। ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, यानी कि डाइल्यूटेड यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, जिसमें वाटर तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन साल्ट्स या आयन की परसेंटेज निग्लिजिबल होती है। इसके अलावा इनकी स्किन और यूरिनरी ब्लैडर की जो बॉल्स होती हैं, इनका काम ये होता है कि ये सोडियम आयन, क्लोराइड आयन और कुछ दूसरे इम्पोर्टेंट आयन्स को ब्लड में ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो खुश्की के ऊपर चूँकि पानी हर जगह अवेलेबल नहीं होता, इसलिए एम्फीबियंस को पानी बचा के रखना पड़ता है ताकि इनको डिहाइड्रेशन का सामना ना करना पड़े। तो एडल्ट एम्फीबियंस मतलब कि इस पानी की कमी को पूरा करने के लिए ये नहीं करते कि बहुत ज़्यादा पानी पीना शुरू करते हैं, ना इनकी स्किन इम्परमिएबल होती है, यानी कि इनकी स्किन वाटर प्रूफ भी नहीं होती कि जो इनके अंदर से पानी वेपोरेशन के थ्रू बाहर वेस्ट हो रहा है उसको रोक सकें। तो ये वाले करेक्टरिस्टिक्स इनके बाद वाले ग्रुप्स के अंदर हैं, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर। इनकी स्किन ऑलमोस्ट वाटर प्रूफ होती है, यानी कि ना तो पानी बाहर से अंदर एब्जॉर्ब होता है और ना ही बॉडी के अंदर से पानी स्किन के थ्रू बाहर जाता है। स्वेट ग्लैंड के थ्रू अगर जाएगा तो जाएगा, वैसे ऑस्मोसिस के थ्रू नहीं जा सकता। तो एम्फीबियंस के अंदर फिर ये चीज़ होती है कि इनके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस की बजाय बिहेवियर में चेंजेस आते हैं। उसमें ये करते हैं कि इस तरह का एनवायरनमेंट या इस तरह की कंडीशन जिसमें गर्मी ज़्यादा होती है, डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है, उधर जाते ही नहीं है। तो ये सनलाइट वगैरह से बच के शेडी प्लेस के ऊपर जहाँ पे टेम्परेचर भी सूटेबल होता है और डायरेक्ट धूप भी नहीं पड़ती, ये वहाँ पे बैठे रहते हैं और दिन का टाइम ऐसे गुजारते हैं। प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि इनमें से बहुत सारे बरोज़ बना के, यानी कि ज़मीन में बेल बना के उनके अंदर चले जाते हैं ताकि सूरज की गर्मी से बचा जा सके। तो इसी मैकेनिज़्म के अंदर जो टेरेस्ट्रियल एम्फीबियंस हैं ये वैसे ही नॉकटर्नल होते हैं, यानी कि दिन के वक्त ये सिर्फ उसी एरिया के ऊपर स्टे करते हैं जहाँ पे ह्यूमिडिटी यानी कि हवा में नमी की परसेंटेज ज़्यादा होती है, या वो एरिया वैसे ही वहाँ पे मिट्टी या सराउंडिंग्स गीले होते हैं। इस तरह के एरियाज़ में पत्थरों के नीचे छुपते हैं। लॉग्स के अंदर लोग होते हैं जो जंगल वगैरह में लकड़ी के पीस, दरख्तों के तने गिरे हुए पड़े होते हैं, उनको लॉग्स कहा जाता है। लीफ मल्च, ये जो गले सड़े पत्ते ज़मीन पे पड़े होते हैं, इसको कहते हैं। या फिर बिल बना के बरोस के अंदर। तो इसलिए रात को निकलते हैं। रात को अब चूँकि गर्मी वगैरह नहीं होती, इसलिए इनको डिहाइड्रेशन से काफ़ी ज़्यादा बचत हो जाती है। तो इस तरह के एम्फीबियंस भी होते हैं जो डायर्नल होते हैं, यानी कि दिन के वक्त एक्टिव होते हैं, लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती, वहाँ पे आसपास पानी भी काफ़ी सारा होता है और हवा में भी नमी की परसेंटेज बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से ये ओकेजनली पानी के अंदर आते जाते रहते हैं और जो इनकी पानी की कमी होती है उसको ये पूरा कर लेते हैं। तो इसके अलावा ये वेपोरेटिव वाटर लॉस, यानी कि जो वेपोरेशन के थ्रू इनकी स्किन से पानी वेस्ट हो रहा है, उससे बचने के लिए अपनी बॉडी का सरफेस एरिया चेंज करते हैं। ये प्रिंसिपल आपको पता है कि किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया जितना ज़्यादा है, डिफ्यूजन भी उतनी ज़्यादा होगी, एवेपोरेशन भी उतनी ज़्यादा होगी। और वो क्लासिकल एग्जांपल के कप में चाय देर से ठंडी होती है, प्लेट में डालें जल्दी ठंडी हो जाती है।
फ़र्क कहाँ पे आया? सरफेस एरिया ज़्यादा प्लेट का। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि अपनी बॉडीज़, और अगर कोई टेल वाला है जिस तरह से सैलमेंडर है, बिल्कुल ये गोल से होके बैठ जाते हैं ताकि बॉडी का सरफेस एरिया कम किया जा सके। अपने हाथ पांव इकट्ठे करके अपनी बॉडी के साथ लगा लेते हैं। अगर किसी जगह पे एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स मौजूद हैं तो ये सारे आपस में मिलके एक दूसरे से जुड़ के बैठते हैं ताकि सरफेस एरिया कम हो जाए। आपने डिफरेंट किस्म के जानवरों को, गाय भैंस बकरियाँ वगैरह, इनके बच्चे, कैट्स, डॉग्स और बर्ड्स वगैरह को, मुर्गियाँ वगैरह घर में होती हैं, तो ये अक्सर सर्दी के मौसम में आपस में साथ अटैच होकर बैठे होते हैं। इसके पीछे रीज़न भी यही है कि वो सरफेस एरिया को कम करते हैं ताकि इनको ठंड कम लगे। तो ये चीज़ नेक्स्ट इसकी डायग्राम्स हैं, डायग्राम के अंदर डिस्कस की गई है। तो वो यहाँ पे और भी दो डायग्राम्स है, दोनों को डिस्कस करते हैं। कैप्शन नीचे दिया गया है। तो एक ग्रीन ट्री फ्रॉग है जिसका नाम हाइला सिनेरिया है। तो ये इसकी दिन के वक्त स्लीपिंग पोजीशन है जिसमें अपनी बॉडी को इसने इकट्ठा किया हुआ है और अपनी टांगें अपनी बॉडी के साथ लगाई हुई हैं। ऐसा करने से सरफेस एरिया कम हो जाता है। अच्छा, जो दूसरी पिक्चर है जो बी वाली है यानी कि राइट साइड वाली, इसके अंदर एग्जांपल दी गई है ऑस्ट्रेलियन बरोइंग फ्रॉग की। तो इसका जो साइंटिफिक नेम है साइक्लोराना एल्बोगटेटस है। तो ये इसने अपने इर्द गिर्द जो खड्डा सा बनाया हुआ है ये इसका बरो है, और इसकी स्किन इस तरह की है जो वाटर को रिटेन रखती है। तो ये घड़ा बना के उसके अंदर छुपे रहते हैं ताकि सूरज की गर्मी से बच सकें। अच्छा, तो कुछ एम्फीबियंस के ऊपर एडिशनल प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं जो वाटर लॉस को कम करते हैं। मतलब स्किन के स्पेसिफिक एरियाज़ बाकी स्किन की निस्बत ज़्यादा सख्त होते हैं, वहाँ से वाटर लॉस और वेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर कम से कम होता है। तो ये मोस्टली क्या करते हैं कि अपनी बॉडी के उसी सख्त पोर्शन से जो इसकी सुरंग वगैरह होती है उसके मुंह को बंद कर देते हैं। इसमें जो क्लासिकल एग्जांपल है वो टोड्स की है। टोड के बारे में आपने पढ़ा था कि इसकी स्किन ऊपर से ड्राई, रफ एंड वार्टी होती है, तो उस वजह से ही ये वाटर लॉस कम हो जाता है। और टोड्स पानी से दूर खुश्की पे भी बड़े खुश खुश फिरते रहते हैं। तो अब कुछ एम्फीबियंस के अंदर एक दूसरा मैकेनिज़्म पाया जाता है। ये अपनी बॉडी के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल लाइक कवरिंग बनाते हैं जिसको कोकून कहा जाता है। तो कोकून इसकी स्किन की आउटर लेयर से बनता है जो इसकी बॉडी से अलहदा हो जाती हैं, और बिल्कुल जिस तरह से लेदर की एक बारीक सी शीट होती है उस तरह की हो जाती हैं। तो ये जो कोकून्स होते हैं सिर्फ जहाँ पे इसका नाक होता है और माउथ होता है वहाँ पे इसके अंदर ओपनिंग होती है, बाकी सारे का सारा बंद होता है ताकि ये वहाँ से इजीली सांस ले सकें। तो इस तरह के फ्रॉग्स को जब लैब के अंदर रख के एक्सपेरिमेंट किया गया और इसको विदाउट कोकून वाले फ्रॉग के साथ कंपेयर किया गया, तो साइंटिस्ट ने ये रियलाइज़ किया कि जो कोकून है ये वाटर लॉस को 20 से लेके 50% तक कम कर देता है। इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। यानी कि बॉडी के ऊपर एक केसिंग बन जाती है जो डायरेक्ट गर्मी वगैरह के असर से इनको बचाती है और ये फिर सुकून से बैठे रहते हैं। तो नेक्स्ट इसके अंदर ये है कि इनकी जो स्किन है यही इनका वाटर लॉस का सबसे बड़ा ज़रिया है, क्योंकि स्किन इसकी बॉडी के चारों तरफ होती है और सॉफ्ट ड्राई सिर्फ टोड्स के अंदर होती है। मोस्टली एम्फीबियन, सैलमेंडर और फ्रॉग्स के अंदर जो इसकी स्किन होती है ये ऊपर से स्लिपरी, वेट और म्यूकस कवर्ड होती है। तो ये इसका डिहाइड्रेशन का भी स्ट्रक्चर है और इसका रीहाइड्रेशन का भी, यानी कि पानी अगर यहाँ से लॉस हो रहा है तो पानी की जो इन्होंने कमी दोबारा से पूरी करनी है वो भी अपनी स्किन के ज़रिए ही करनी है। तो जब एक एम्फीबियन किसी मॉइस्ट सरफेस यानी कि गीली मिट्टी या पानी वगैरह के ऊपर पहुंचता है तो अपनी बॉडी को फैला लेता है और अपने हाथ पाँव खोल लेता है।
तो इसकी स्किन जो वेंट्रल पेल्विक रीजन यानी कि इसकी पिछली टांगों के दरमियान वाले रीजन के अंदर स्किन होती है, वो पानी को एब्जॉर्ब करती है। तो स्किन की परमीबिलिटी यानी कि उसके अंदर से पानी वगैरह गुजरने की जो एबिलिटी है, वास्कुलराइजेशन और एपिडर्मल स्कल्पचरिंग यानी कि इसकी एपिडर्मस का स्ट्रक्चर और इसमें से जो ब्लड वेसल गुजरती हैं, सारे के सारे स्ट्रक्चर इस तरह से काम करते हैं कि मैक्सिमम वाटर को एब्जॉर्ब कर सकें। तो इसके स्किन के ऊपर मज़ीद छोटी छोटी ट्यूब्स, नालियाँ सी बनी होती हैं, जिससे सरफेस एरिया और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है और उनसे गुजर के पानी इसकी स्किन के उन हिस्सों तक भी पहुंच जाता है जो डायरेक्ट पानी के साथ टच नहीं हो रहे होते। यानी कि एक तरह से इसमें बहुत छोटे लेवल पे पूरा पाइपलाइन सिस्टम होता है जो वाटर को इसकी स्किन के सभी हिस्सों तक पहुंचा देता है। इसके अलावा कुछ एम्फीबियंस ऐसे भी होते हैं जो आरसी तौर पे पानी को स्टोर कर सकते हैं। तो ये पानी को या तो अपने यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जमा करते हैं या फिर अपने लिम्फ सैक्स के अंदर जमा करते हैं। और जैसे इसके स्किन के अंदर से वेपोरेशन के थ्रू पानी कम होना शुरू होता है, तो ये लिम्फ सैक या यूरिनरी ब्लैडर से पानी निकाल के उधर को डाइवर्ट कर देते हैं, उस पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं। और इस तरह के एम्फीबियंस जो बहुत ड्राई इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस तरह से पहाड़ी इलाके हैं या डेजर्ट्स हैं, तो वो अपने टोटल बॉडी वेट का 35% तक पानी स्टोर कर सकते हैं। इसको आप ऐसे समझें कि एक मेंढक है जिसका वज़न 100 ग्राम्स है, तो 100 ग्राम्स का वो मेंढक अपनी बॉडी के अंदर 35 ग्राम तक वाटर स्टोर कर सकता है। तो ये उसमें रेगुलेशन था। इसके अंदर अगर आपसे किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।